अस्सलाम वालेकुम। इंटरबैंक में आज डॉलर 230 से उड़ा और 255 पे जाकर उसकी क्लोजिंग हुई। ये मुतवक्को था और इसके अंदर किसी को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा झटका है एक दिन के अंदर, लेकिन ये झटका इसलिए लगना था कि 240 को टच करके 230 के ऊपर रुका हुआ था 3 महीने से, और कोई जेन्युइन रीज़न नहीं थी कि 230 पे क्यों रुका हुआ। ना हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा था क्योंकि 3 से 400 मिलियन डॉलर पर मंथ उसमें कमी आ चुकी थी। रिमिटेंसेस में भी इसी तरीके से 3 से 400 मिलियन डॉलर पर मंथ डिक्लाइन था। एक कामयाबी हुई कि इसी अरसे में इंपोर्ट्स को रोक के जो करंट अकाउंट डेफिसिट था पहले 6 माह का, उसको 3.7 अरब डॉलर पे कम कर दिया गया। लेकिन ना मल्टीलैटरल लैंडिंग पाकिस्तान को आई। IMF जो था उसने हाथ उठाए रखे कि जब तक आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ वापस नहीं जाते प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। जितने बायलैटरल थे, जो दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि पैसे देंगे पाकिस्तान को, लेकिन IMF के प्रोग्राम के तहत जो रिफॉर्म प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। UAE, कतर, चाइना सब ने वादा किया, पैसे दिए नहीं, क्योंकि जब तक वो प्रोग्राम नहीं चलता तब तक पैसे नहीं आते। तो जैसे ही उस मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म को बहाल किया गया तो उसका पहला झटका आज हमें एक्सचेंज रेट का जंप नज़र आया, जो 230 से उड़ा है और 255 पे जाके बंद हुआ है। अब दूसरा जो झटका हमें नज़र आएगा वो तेल की कीमतों में नज़र आएगा। डॉलर का रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसका भी असर आएगा, जो करंट प्राइसेस हैं फ्यूल ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो 20 रुपये के करीब कम व बेश इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वो दूसरा है, और फिर बिजली और गैस की कीमतों का। इसके करे बगैर चारा नहीं है। बहुत पेनफुल इकदाम हैं, तकलीफ दह इकदाम हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से मुश्किल होंगी। लेकिन दूसरी सूरत ये थी कि डिफ़ॉल्ट कर जाता पाकिस्तान, और डिफ़ॉल्ट करना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। दो हमें इसके अंदर हुकूमत के अंदर भी आ रहा है। एक मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने पहले बहुत सारे IMF के प्रोग्राम की बहाली के हवाले से इस तरह के इकदाम किए, फिर उनकी अपनी पार्टी ने उनको इस ओहदे से हटा के इसहाक डार साहब को लगाया, और उम्मीद और आस ये दिलाई डार साहब ने खुद भी और उनकी पार्टी ने भी कि उनके आने से रुपया 200 रुपये पे डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम आ जाएगा और इसको मज़ीद नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कीमतें भी नीचे आएंगी। लेकिन वो हुआ नहीं। तो क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से डार साहब वो काम जिसका वो दावा कर रहे थे कर नहीं पाए, और हुकूमत को वही चीज़ें करनी पड़ी जो आज से चंद माह पहले मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे। प्रोग्राम के आगाज़ में इसी पे बात करेंगे, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, शायद आपकी वजारत जाने में भी इसका एक रोल था। एक महंगाई थी और दूसरा एक्सचेंज रेट था जो काबू से बाहर था। आज हम वहीं पे वापस आ गए। जी शुक्रिया नदीम भाई। हाँ, वही जो सिस्टम था एक्सचेंज रेट का कि इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, उसी पे मेरे ख्याल से वापस आ गए हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहला कदम हुकूमत ने लिया है, इससे इंशाअल्लाह ताला इस्तेकाम आना शुरू होगा। और अब 2-3 कदम इक़दाम जिनकी आपने बात की, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस वगैरह, अगर ये ले ली जाए तो इंशाअल्लाह IMF को ले आएंगे। जैसे IMF आती है और आपका डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है तो डिमांड डॉलर की कम हो जाएगी, और फिर डॉलर जो है वो वापस एक मरतबा रुपया जो है वो फिर इस्तेकाम पे आएगा और डॉलर शायद नीचे चले जाए। लेकिन ये पहला कदम जो है मेरे ख्याल से सही लिया है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि जब अगर सऊदी, UAE, कतर इनसे पैसा आ जाता है, फ्लड रिलेटेड जो वादे हुए हैं वो पैसा आ जाता है, तो 240-45 में 2-3 महीनों में इसको दोबारा, 2 महीनों में शायद इसके बाद दोबारा दबाव आएगा जून की पेमेंट्स का, दोबारा इसको संभलने का शायद मौका मिल जाए। कोई ऐसी आस उम्मीद है? सर, फिलहाल ऐसी उम्मीद बहुत तेजी से तो नहीं है, और ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। मतलब इन द सेंस के मतलब हमको अब ये हमें जो नंबर चेस करना चाहिए वो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और इंपोर्ट को कम रखें। हमको अभी डॉलर का नॉमिनल नंबर छोड़ देना चाहिए मार्केट के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि सऊदी अरब के, कतर के, कुवैत के, सॉरी UAE के और चीन वगैरह के कुछ कर्ज आ जाएंगे, कुछ हमको कमर्शियल बैंक्स के लोन मिल जाएंगे, कुछ कमर्शियल बैंकों ने जिन्होंने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं शायद अगर वो वापस लोन्स आ जाएं, तो अगर आपके ये जो रिजर्व की पोजीशन अच्छी हो जाती है और मार्केट को इत्मीनान हो जाता है कि पाकिस्तान जो है एक सही राह पे चल रहा है, तो वो जो इस वक्त पाकिस्तानियों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जो कि प्लॉटों नहीं खरीद रहे, दीगर बिजनेस में नहीं डाल रहे, लेकिन डॉलर खरीद के रख रहे हैं, जब वो वापस रुपया लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके अखराजात होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, घर खरीदने होते हैं, जब वो वापस अपने पास से रुपए में लेकर आएंगे तो फिर ये डॉलर के ऊपर जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म होगा। पार्टी के अंदर जो आपके साथ रवैया अपनाया गया था, आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। आज पार्टी के लीडर्स के साथ, सीनियर लोगों के साथ अगर आप इंटरेक्ट करें तो शायद आप अपनी बात दोहरा के उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला। नहीं सर, देखें आप
अगर जो वजीर आजम आपको रख सकता है वो वजीर आजम को आपको निकाल भी सकता है, वो उसका सवाब दीद है। तो वो निकाला, पार्टी के कुछ लोगों ने फिर थोड़ी सी ज्यादती भी करी है, फिर मैंने भी जवाब दिए हैं, मतलब मैं कोई अपने आप को एकदम नन्ना मासूम नहीं कहूँगा। और तो पार्टी के किन लोगों ने ज्यादती की आपके साथ? सब लोगों ने, आप जानते हैं कि सेकंड थर्ड स्ट्रिंग के लीडरान ने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किस केस में? मैं नाम आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। अब तो वजारत चली गई है और आपने कहा बहुत डिसग्रेसफुल तरीके से किया। ये सब मेरे भाई हैं, आबिद शेर अली साहब, हनीफ अब्बासी साहब, दीगर हैं, अफनान है, ये सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और डार साहब ने खुद बड़े शो किए, तो वो सब हुआ है। लेकिन मैंने भी जवाब दिए हैं। तो मैं मतलब इसमें जरा भी अपने आप को विक्टिम नहीं गिनूंगा कि भाई मैं कोई विक्टिम हूँ या व्हाटएवर हूँ। इन्होंने सवाल उठाए हैं मेरी जात के ऊपर, इन्होंने सवाल उठाए हैं मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर, मैंने उसका भरपूर जवाब दिया है। तो और पार्टी ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया, तो ये पार्टी का भी बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि मैं जवाब दे सकूं। लेकिन आज आप अपनी पोजीशन को देखते हुए, जो कुछ वहीं पे वापसी हुई है जहां से सिलसिला टूटा था, तो आज तो आपको पूछना चाहिए शहबाज साहब से भी और बड़े मियाँ साहब से भी कि आज सारा कुछ वही किया है जो मैं कर रहा था, तो फर्क क्या आया? सर, सबको सारे सवाल भी पता है, सबको सारे जवाब भी पता है, तो क्या ये बात करके हम कर लेंगे? दुरुस्त है, दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे जो सियासी मामलात हैं उसकी तरफ आपको लेकर आता हूँ। परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक बड़ा वाज़ेह था कि वो इमरान खान को आखिरी दम तक कायल करते रहे कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, असम्बलियाँ ना तोड़ें। और असम्बलियाँ ना तोड़ने की वो बहुत सारी वजूहात कहते थे। एक वो कहते थे कि हमें जो तरक्याती प्रोग्राम है उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए, ताकि अगर 6 महीने 8 महीने के अंदर इलेक्शंस होने हैं तो उससे पहले हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोगों के पास जाने के लिए हमारे पास कुछ हो। बुज़दार के क्रेडिट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पंजाब में बेच सकें। इमरान खान एक पॉपुलर बयानिए के ऊपर खेल रहे हैं, वो डोनाल्ड लू की साजिश के ऊपर, यहाँ के मीर जाफ़र ने मुझे निकाल दिया, इसके अलावा उनके पास कुछ बेचने को नहीं था कि हमने ये तरक्याती स्कीम बनाई, ये कामयाबी हासिल की, ये लोगों के लिए डिलीवरी। एक चीज़ नहीं है जिसका वो शाबाशी ले सके लोगों के पास जाने के लिए। बयानिया अपना ज़रूर बेचते रहे, और जैसे जैसे जनरल बाजवा को उन्होंने निशाना बनाया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर आए, तब से उनको और पॉपुलैरिटी मिली। तो परवेज़ इलाही उनको कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकली कुछ ऐसी तरक्याती स्कीमें बनानी चाहिए, हलकों के अंदर काम करना चाहिए और इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और केयर टेकर्स के ऊपर भी यकीनन उन्होंने समझाया होगा कि अगर हम बड़ी ऊंची ग्राउंड पे खड़े हो जाएंगे कि किसी से बात नहीं करनी, तो आखिर में जाके इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन कुछ भी फैसला कर सकता है, और वो एक आइनी तरीकाकार है, उससे आप भाग नहीं सकते, उसमें उनका इख्तियार है। वो जो नाम जाएंगे उसी में से एक को किसी को उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना देना। तो आज परवेज़ इलाही ने पब्लिकली, मेरे ख्याल में जितना वो तमस्कर उड़ा सकते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, उन्होंने बाकायदा वो तमस्कर उड़ाया, और लेकिन बात उन्होंने सही की है। सुनिए। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। ये अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया। तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले नालायक किस्म के बंदे? तुम आगे शर्म करो कि अपने जजों के ख़िलाफ़ फिर कल को जाके मिन्नतें भी उनकी करते हैं और जाके उनको खड़े भी हो जाते। किस मुंह से फिर जाते हो उसी जगह पे जिनके आगे तुमने खड़े होना है? कहता है मैं पहला चंगा वकील भी है, इधर लाइसेंस चेक करना चाहिए। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नज़र नहीं आने नून लीग दे। और ये बात इन्होंने नून लीग को कपड़े नज़र आते या नहीं नज़र आते, लेकिन अगर ये 1 साल गुजारते तो इनके क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें होती, यकीनन होती। वो हलकों के अंदर इनके जो MNAs MPs जाके अपने लोगों को सर्विस डिलीवरी के ऊपर क्लेम कर सकते थे कि हमने ये काम किया। और इलेक्शन ईयर में ये बड़ा ही मैटर करता है कि आपने हलकों के अंदर क्या क्या काम किया। सड़क बनवाई, स्कूल बनवाया, किसी की हेल्थ सेक्टर का कोई काम है किसी हलके का, वो कर दिया, कहीं यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया, और उसकी बुनियादें आगे लोगों को दिखाने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर खड़ा नज़र आ गया, तो इसका बड़ा क्रेडिट मिलता है। वो हो नहीं पाया। दूसरा, आज शेख रशीद ने एक बयान दिया, उसके बाद प्रोग्राम की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान को ख़तरा है, और ख़तरे के अंदर उन्होंने आसफ जरदारी का भी नाम लिया और TTP का भी नाम लिया। शेख रशीद साहब कुछ अरसे से, बल्कि शायद जितना अरसा से सियासत के अंदर है तब से वो पेशगोइयों के ऊपर खेलते हैं, और कुछ उनके बयानात होते हैं हांगकॉन्ग के शोले और बिजलियाँ और जुडो कराटे,
आगे फेस है और पीछे केस है, पता नहीं क्या, कुछ इस तरह के जुमले काफ़ी उन्होंने कुछ पेट जुमले रखे हुए हैं जिसके ऊपर वो प्रोग्राम उनके बड़े पॉपुलर हैं, देखे जाते हैं, बड़ा पसंद करते हैं लोग, उनके गली मोहल्ले के अंदर ही जुमले सुने जाते हैं। लेकिन उनकी सियासी पेशगोइयाँ वो बजाते खुद एक उनके ऊपर प्रोग्राम पूरा किया जा सकता है। हमने कुछ कंपाइलेशन की है, क्योंकि जब से ये PDM की हुकूमत आई है और इमरान खान अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत गई है, तब से वो हर 30 दिन 40 दिन के ऊपर पेशगोई कर रहे हैं कि PDM जाने वाली। 10 महीने गुजर गए और अभी भी वो कहते हैं 30 दिन, 100 दिन, 90 दिन, 3 महीने, 4 महीने, अगला महीना बड़ा अहम होगा। तो हमने एक कंपाइलेशन की है कि 10 महीनों में शेख साहब की कुछ 10, 15, 20 ऐसी पेशगोई हैं जिनको शायद इसमें इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। दिखाइए। अब पता नहीं कब किसका नाम बदलने की बारी आएगी। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। अज़मा बुखारी हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शौकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ है। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। अज़मा बीबी, शेख साहब के बयानात और परवेज़ इलाही साहब के बयानात दोनों आपने सुने, किसकी बात ज़्यादा सही लगी आपको? शुक्रिया मलिक साहब। शेख साहब के ऊपर तो मैं बात करके ना आपका टाइम ज़ाया करना चाहती हूँ ना अपना, क्योंकि ये वो किरदार है जो पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में किन लफ्ज़ों से इनका जो है वो जिक्र होगा, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनकी बाकी बातों पर तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। जो जहर की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जो उनको जहर दिया जाने का ख़तरा है। अब जहर वो कोई बाहर सड़क पे तो इमरान खान साहब बैठे नहीं हुए, वो बहुत मुहाफ़िज़ों के जो है वो ज़ेर असर अपने घर में रहते हैं, और अगर जो है वो जहर उनको फिर घर में से कोई देगा, और ये फिर अब शेख रशीद साहब जो हैं ये खुद इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें तो बेहतर है कि उनको जहर कौन देगा। पहली बात। अब आ जाती है मेन बात के ऊपर जो परवेज़ इलाही से मुतल्लिक है, जिसके ऊपर बात करके कोई फ़ायदा भी होगा। इस जैसे नॉन सीरियस करैक्टर के ऊपर बात करके मैं नहीं समझती कि हमें अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं यही है परवेज़ इलाही साहब, और वो आप शुरू करें ना उनकी वो नेपियों वाले, बल्कि उससे भी पहले चलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, उन्होंने बुज़दार हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया हुआ था, और वो पहले दिन से CM बनना चाहते थे। ये उनका ख्वाहिश भी थी, उनका ख्वाब भी था, और उनके बहुत सारे वो ख़ास पर कामिल अली आगा साहब जो हैं वो कई दफ़ा हमारे साथ टॉक शोज़ में भी होते थे। वो कहते थे देखा ना, हम कहते हैं परवेज़ इलाही को CM बनाया होता तो आज जो है ये होता और वो होता। सो वो जो CM बनने की उनकी ख्वाहिश थी वो उसका बरमला इजहार भी किया करते थे। उनको स्पीकर की कुर्सी पे बैठते थे, सवाल जो है वो किसी और मौके पे हो रहा होता था, वो अपनी CM शिप में चले जाते। 2002 में मैंने ये किया था और वो किया था। अब जो उनके जो कारनामे आपने कहा कि बड़ा लोग याद करेंगे, मेरा ख्याल है अभी भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं जो फाइलें भी याद कर रही हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे इदारे भी उनको याद कर रहे हैं, और पंजाब की आवाम भी उनको याद कर रही है, जिसमें आपके पास भी वो यकीनन आपने बहुत उसके ऊपर रिसर्च भी की थी, आपने बात भी की। जो रूडा है, जो मेहरबानियाँ उन्होंने पंजाब के किसानों पे और काश्तकारों पे की थी वो, और जिस तरह से जो फूड बास्केट वाला एरिया है पंजाब का, उसको जिस तरह से जो है उस पर बुलडोज़र चलाए गए, जिस तरह से जो है वो सब्जियां और गंदम उगाने वाली जो ज़मीन है उसके ऊपर किस तरह इमरान खान के कहने पर, और ख़ुद उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट भी थे, हमारे पास ये रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो हाउसिंग सोसाइटी और एक नया शहर जो है वो तामीर करने की कोशिश की। इसके ऊपर लोग उनको बहुत याद करेंगे। और दूसरा जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया लाहौर का, रातों रात जो है वो जो कैटेगरीज चेंज की, और उसके बाद से आज तक मोहम्मद इलाही साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ऐसा स्पेन गए हैं वो जहाज़ में बक्से रख के कि अब वो वापस आने को तैयार नहीं है। और वो जो ये वाला जो मामलात है इसके ऊपर भी बहुत सारे इदारे भी उनको याद कर रहे हैं, और पंजाब की आवाम भी उनको याद कर रही है। और तीसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म किया है ना, प्रॉब्लम यह है, मुझे गिला है मीडिया के साथ कि पंजाब असम्बली पे उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में एक डेढ़ मरले के ऊपर, और जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर के ऊपर पास कराए हैं परवेज़ इलाही साहब ने। और कहा जाता रहा, ये ज़बान ज़द-ए-आम था कि रेट है 25 से 30 करोड़ रुपया, आप जो मर्जी यूनिवर्सिटी बनवा लें। प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर जो है बिल्स के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटियां पास की गई, और बकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। लेकिन अज़मा बीबी ये तो आप साबित करेंगे ना चीजें। लॉ मिनिस्टर
अब तो परवेज़ लाई की हुकूमत भी नहीं और असम्बली भी नहीं है, तो अब तो उम्मीद यह है कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके अगर आपके पास सबूत होंगे तो सबूतों के साथ इस केस को बना के प्रॉपर तरीके से आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि जो जरी ज़मीनों के साथ किया जा रहा था पंजाब में वो बहुत तकलीफ दे था। इसलिए मैं बार बार कई प्रोग्रामों में आपके साथ भी इशू रेज़ किया कि इसको रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो पहली ग़िज़ाई बहरान है, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं चाहूँगा शर्मिला बीबी से भी इस पर पूछें, असम्बलियाँ तोड़ना बेहतर हल था या अभी इमरान खान इसके ऊपर पछता रहे होंगे? शर्मिला बीबी। जी शुक्रिया नदीम साहब। देखिए इमरान खान साहब क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, उनकी सोच मेरा ख्याल है कि बहुत मुख्तलिफ है। उनके तमाम जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, चंद एक लोग हैं जिनके शायद ये मशवरा सुनते हैं या जिनसे मशावरत करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इनका दिल कहता है। और उनको असम्बलियाँ तोड़नी थी, असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी। देखिए रवायती तौर पे और एक जमहूरी अदवार के अंदर यही होता है कि जो आखिरी साल होता है हुकूमत का वो तरक्याती कामों का होता है, जो फिर आपकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर तब्दील हो जाता है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जब जाते हैं और आवाम से वोट मांगने जाते हैं तो आप बताते हैं कि हमने ये काम किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आखिरी साल में जाके पाए तकमील को पहुँचते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो शुरू होते हैं आखिरी साल के अंदर और बहुत तेज़ी से उन पे काम किया जाता है, बिकॉज़ इलेक्शन में जाने के वक्त आपको लोगों को बताना होता है कि हमने ये किया है, ये इस वक्त हो रहा है और दोबारा हुकूमत आई तो हम ये इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि उनको मशवरा भी दिया गया था कि ये असम्बलियाँ ना तोड़ें, ये 1 साल चलने दें, लेकिन इमरान खान की जो सियासत है और उनका जो तरीक़ेकार है जो हमने पिछले कई सालों से देखा है, वो मैं की सियासत है। वो किसी को साथ लेके चलते नहीं है। ही डज़ नॉट बिलीव इन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। वो अना की सियासत है, अगर मैं हूँ तो है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। अब एक केओस मचा हुआ है इस मुल्क के अंदर जब से इमरान खान को आईनी और जमहूरी तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए असम्बली से बाहर किया। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, एक लीडर की पहचान क्या होती है कि वो डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ अपनी हार को कबूल करें और आके अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी और उनके 17 मेंबरान थे, फिर भी वो आके असेंबली में एज अपोजिशन लीडर बैठी और फिर अगली इलेक्शन के अंदर शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये जो जज्बा होता है ना, ये हौसला और ये जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है इमरान खान में नहीं नज़र आती है। अगर वो अपोजिशन में बैठते असेंबली के अंदर और एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करते तो बहुत सारी चीज़ें उनको शायद मिल जाती इस हुकूमत को भी सुनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो पार्लियामान है जिससे वो वज़ीर आज़म बने, उसको वो कभी उन्होंने वक़्त नहीं दी। जब वो वज़ीर आज़म भी थे तब भी वो पार्लियामान में ना वो आते थे ना उनके वज़रा आते थे। इनकी अटेंडेंस लगभग मुश्किल से 11% थी पूरे साल के अंदर। तो जब आप उस पार्लियामान को इज़्ज़त ही नहीं देंगे और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर पार्लियामेंट में ही काम नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से एक जमहूरी दौर के ना अपनी हुकूमत चलाएंगे। जवाब देने के लिए कोई वज़ीर मौजूद नहीं होता था, जवाब देने के लिए, पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए इमरान खान साहब मौजूद नहीं होते थे। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ा अंडरमाइन किया गया इनके दौर में पार्लियामेंट को। अब देखें कहीं ना कहीं इनको अफसोस ज़रूर होगा, लेकिन इमरान खान विल नेवर शो इट। यू टर्न ज़रूर लेंगे ये बाद में जाके। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि हाँ शायद मुझे असम्बली नहीं तोड़नी, किसी न किसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं किसी मूड में आके बोलेंगे ज़रूर, बिकॉज उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। और ये जिस तरह मैंने बताया ना, अना की सियासत जो है ना वो आपको ले डूबेगी। वन मैन शो कहीं लेकिन अना की सियासत का अज़मा बीबी अभी तो जो सूरत हाल है जिसके अंदर उनका रिएक्शन पीटीआई का देखें तो मुझे लगता है कि उनके रिएक्शन से तो एहसास ही होता है कि वो पैनिक में है कि अपॉइंटमेंट पुलिस के अंदर ऐसे लोगों की हो गई, मोहसिन नकवी को लगा दिया, उसको ऐसे कर दिया, आईजी नया आ गया, सीसीपीओ उसको लगा दिया। तो ये तो जो भी केयर टेकर आएगा उसने यही कुछ ही करना था। तो अज़मा बीबी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए मलिक साहब, मैं पेशीन गोइयाँ नहीं करती, उस पर बिलीव भी नहीं करती। मैं एक सियासी वर्कर हूँ और एक पब्लिक पल्स दे सकती हूँ आपको, और उसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी यकीनन जो है वो एक डिप्रेशन का और जो है वो तमाम कार्ड्स अपने आप देखिए ना वो ज़ाया कर चुके हैं। वो जो है वो उन्होंने इस्तीफ़े देने हों नेशनल असम्बली से,
उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च करने हो, उन्होंने खून खराबा कराना हो, उन्होंने जलसे जुलूस करने हो, जलसे जो है मतलब एक जो केओस वो क्रिएट कर सकते थे। अब जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया वो भी यकीनन डिप्रेशन का एक मज़र था। और लेकिन मुझे अफसोस की बात यह है कि अब पूरी पीटीआई जो है ना वो इस वक्त जो है वो किसी पता नहीं कौन से जोन में है कि वो इशू क्या बना रहे हैं जी, मुंशी कहने के ऊपर जो है वो फवाद को अरेस्ट किया। हालांकि आपने कल मैंने देखा आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उस पर बात की कि जो है वो क्रिमिनल एक्ट किया। फवाद चौधरी ने धमकियां दी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के पूरे अमले को, उनके मुलाजमीन को, ब्यूरोक्रेट्स को। और हाँ, उसी क्लिप के अंदर वो खुद अगले जुमले में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन सब के खिलाफ बगावत के मुकदमे हम दर्ज करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। और यही वो जो उन्होंने बोया उन्होंने वो काटा। और इसी तरह इमरान खान ने जो बोया है ना इन 8-10 महीने के अंदर, इस वक्त पाकिस्तान के लेकिन फवाद की गिरफ्तारी की मैं तो मजम्मत करता हूँ। मेरे ख्याल में बगावत का मुकदमा उस पर नहीं होना चाहिए था। सियासी लोग तकरीरें ऐसी करते हैं, नोटिस वोटिस दे के बस उसके बाद माफ़ी तलाफी हो जानी चाहिए। कपड़ा डाल के हथकड़ी पहना के बगावत सेडिशन 124 है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। बहरहाल आपकी अपनी राय है। आप निहाल हाशमी के साथ भी जाती थी तो फवाद के साथ भी जाती है, तलाल के साथ भी जाती थी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यही बात है कि बात यह है कि हमें तो नहीं करना चाहिए और जो है, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने ये सब नहीं किया हुआ? क्या फवाद चौधरी साहब जो है वो खुशी खुशी आकर हर एक की गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो आकर एक तज़हीक नुमा हंसी के साथ जो है वो लोगों का मजाक नहीं उड़ाया करते थे? और फिर यह है कि निहाल हाशमी ने माफिया मांगी, बार बार मांगी, अपने आप को जो है वो डिस्पोजल पे फेंका, लेकिन उसके बावजूद उसको माफ़ी नहीं मिली, उनको कैद भी जो है वो करनी पड़ी और अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी। फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने, मैंने जैसे कहा, उन्होंने अपने उसी स्टेटमेंट में वो खुद वो कह रहे हैं हम बगावत के पर्चे दर्ज करेंगे। जजों को धमकियां इन्होंने दी, जजों की ज़ेबा चौधरी आपको याद होंगी, उनकी फैमिली को उनको धमकियां इन्होंने दी, बाद में ट्विस्ट कर जाते हैं बात को। आईजी जो है, आईजी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा फलाना करूंगा, राना सनाउल्लाह जो है तुम्हें मूंछों से पकड़ के तुम्हें जेल में डालेंगे। मतलब क्या क्या ये इनकी सारी टोन पूरी पार्टी की वो है बुली करने वाली, वो है दूसरे को जो है वो इतना तंग करना, इतनी गाली गलोच करना कि वो डर जाएं। तो मलिक साहब मतलब या तो रियासत को फिर इन बुली करने वाले लोगों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बुली करेगा वो इस मुल्क में रहेगा, तो फिर ठीक है इसका मुकाबला कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है? हमें बुली करना नहीं आता या हम जो है वो हमने कहा कि ब्रेक करीब आ रही है, ब्रेक करीब आ रही है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ रही प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब के अभी एक बयान का हवाला आया, मैं दिखा के चाहूँगा शर्मिला से, उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिखाएगा जी। शर्मिला बीबी आप रद्द-ए-अमल देंगी? ये किस तरह की सियासत है और किस तरह के इल्ज़ामात हैं? नदीम साहब पता है मैं क्या सोचती हूँ, मुझे लगता है कि इस किस्म की बातें करके लोगों में एक तशवीश पैदा करना, सियासत को किसी और मोड़ पे ले जाना जहाँ पर मारने मरने की बातें करना, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए इमरान खान वेदर वी लाइक इट और वी डोंट, उनकी अपनी भी एक फॉलोइंग है, उनके अपने भी शदाई हैं, चाहे वो उनकी क्रिकेट की लेजेंड होने की वजह से हैं, चाहे वट एवर रीजन्स। लोगों में एक इंतशार पैदा करना, एक परेशानी पैदा करना, मुल्क के अंदर वैसे ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की फ़ज़ा है, वहाँ पर ये शोशा छोड़ दो, ये शोशा है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह पहले अज़मा ने कहा ना, कौन देगा इमरान खान को जहर, मतलब वो हमारे घर चाय पे तो नहीं आ रहे ना कि हम उनको कुछ डाल के दे दें, या हम सियासत में इतने तो नहीं गिर गए और इतने घटिया तो नहीं हो गए कि हम एक दूसरे की जान ले लें। ये देखिए मैं अपनी जमात के बारे में तो बिल्कुल ये कह सकती हूँ, हमारी वो जमात है जिसने जान देना सीखी है, शहादतें नोश की हैं। और मुझे याद है कि जब बीबी साहिबा को गोली लगी थी, मियाँ साहब एक जलसे में जा रहे थे रावलपिंडी के अंदर और वो हस्पताल फ़ौरन पहुँचे, चाहे कितनी सियासी मुखालफिन हो, सब जो हैं वो अशबार थे। यहाँ पर ये बात करना कि जी वो उनको स्लो पॉइजन करेंगे, जहर देंगे, ये गलत बात है। ये बातें होनी नहीं चाहिए। सियासत में आपके लाख सियासी इख्तलाफात हों, यू मे नॉट एग्री विद ईच अदर्स पॉलिसी,
आप उनकी तर्ज हुकूमत के ऊपर इख्तलाफ करें, लेकिन ये पहलू लाना सियासत में कि जी सियासी मुखालफिन मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये होनी नहीं चाहिए। और इसको जो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी उसका इल्ज़ाम जिन लोगों के ऊपर आयद उन्होंने किया था उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, तो वो अब दूसरा इल्ज़ाम अब जरदारी साहब की तरफ भी आ जाएगा। तो चौधरी सालिक हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब जो आज डेवलपमेंट लाहौर के अंदर है, चौधरी शुजात काफली के सरबराह अब वो कॉल दूसरे ग्रुप के अब नहीं रहे, तो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? मुस्लिम लीग के पास जो मुस्लिम लीग हाउस था वो किसके पास है? जी, इसके ऊपर ही आपको अगर याद हो तो 28 जुलाई को इन्होंने बिल्कुल इसी तरह का इक़दाम किया था लाहौर में, और उसके बाद हम ECP में गए और वहाँ पे उनके वकीलों ने भी, हमारे वकीलों ने भी पेश हो के अपने दलाल दिए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इन्होंने कोई इल्ज़ाम दोबारा किया, हालांकि इलेक्शन कमीशन का फैसले के हम मुंतज़िर हैं काफ़ी देर से, तो लेकिन ये वही इक़दाम करके, तो एक्चुअल मकसद जो है वो पीछे कुछ और है। वो ये है कि ये कह रहे थे कि हम जम हो रहे हैं PTI के साथ, फिर इनको पता चला कि जम कैसे हों अगर पार्टी का सदर ही कोई और है, इसलिए फिर ये वाला अब ये नई कार्रवाई डाली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में कवरेज के लिए, इसका कोई भी आईनी या कानूनी तौर पे ये कर ही नहीं सकते जो इन्होंने आज किया। हमें कल से इत्तला थी इसकी कि आज इन्होंने ये इक़दाम करना है। लेकिन मुस्लिम लीग हाउस किसके पास है, आपके पास है या उनके पास है? मुस्लिम लीग हाउस जी लाहौर में जो है वो उसमें ये विराजमान है, इस्लामाबाद वाला जो है जी वो मेन जो ऑफिस है वो इधर है। तो लाहौर वाला अब उनके पास चला गया, तो वजाहत साहब उस पार्टी के सरबराह, लेकिन अब तो उनके ऊपर वो बोझ। देखिए ये जो दफातर होते हैं ये किसी की मलकियत तो नहीं होता ना, ये तो एक जमात का होता है दफ्तर। लेकिन जमात अब डिपेंड करेगा ना, जमात शुजात साहब वाली पार्टी के पास है या वजाहत साहब वाली पार्टी के पास है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन के फैसले से कानूनी जंग भी शुरू होगी ना उसका कब्जा हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। या अदालत का दरवाजा आप खुद खटखटाएंगे या इंतजार करेंगे? हम चाहते हैं कि चूंकि अदालत का दरवाजा इन्होंने काफी खटखटाने की कोशिश की थी, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन उन्होंने इनको रेफर किया था क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चल रहा है, तो लिहाजा वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा। लेकिन सालिक साहब, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का दबाव होता है कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा, वो तो पंजाब असम्बली का तो मामला वैसे ही निपट गया, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अब चौधरी शुजात को सदारत से हटा के अब उन्हें क्या फ़ायदा होगा? पार्टी टेक ओवर करेंगे तो जी जम कर सकेंगे ना PTI में, वरना तो इनको डायरेक्टली ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने यकीनन, मेरा अपना अंदाजा इनको कहा होगा कि भाई आपके पल्ले क्या, आपके पास पार्टी आपकी अपनी नहीं है और आप मेरे से 30 सीटों की डिमांड कर रहे हो, तो आई एम श्योर ये सारा कुछ करने के लिए दे नीड टू शो सम स्ट्रेंथ इन फ्रंट देयर न्यू कायद। एक और बता दें, बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मोहसिन नकवी को लगाने का मकसद ये है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हो। तो 90 रोज़ के अंदर तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं PTI के, वो तो 60 रोज़ के अंदर होने हैं, तो मुद्दत तो 2 से 3 महीने के अंदर दोनों इंतखाबात हैं, दबाव काफ़ी है। करवा लिया जाएगा इस वक्त के अंदर या आगे जाते नजर आते हैं? बड़ा अनसर्टन है जी इस वक्त कहना, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त अपना सोच रहे हैं और बाकी मामला नहीं देख रहे ओवरऑल क्या है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है या हुकूमत ने फैसला करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता लेना है। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी जो भी आइनी तरीकाकार है, क्योंकि आइन के अंदर इसको आगे ले जाने का तरीका मेरे इल्म में नहीं है कि कोई तरीका लिखा हुआ हो, आपको कोर्ट वगैरह के अंदर कुछ जाके या तो प्रे कर सकते हैं कि वो हमारा पॉपुलेशन सेंसस चल रहा है, और मुझे मालूम नहीं क्या वजूहात हो सकती हैं। बिल्कुल इस तरह की कुछ हैं चीज़ें, अगर तो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड होंगी तो ज़रूर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेके जाएगी। ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है, कंसिडरेशन है? मेरे उसमें प्रीव्यू में नहीं है जी कोई ऐसी बात डिस्कशन हुई हो, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। चौधरी सालिक हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अज़मा, एक जो की जानिब से मेजर स्टेप होगा इंतखाबी मैदान के अंदर, वो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। मरियम नवाज़ तो अब सैटरडे को उनकी अराइवल है, क्या प्लान क्या है आप लोगों का? उसको कोई बहुत बड़ा शो करना चाहते हैं उनकी अराइवल के ऊपर, वेलकम के लिए कोई एयरपोर्ट के ऊपर अपना वो शो ऑफ पावर करेंगे, क्या करेंगे? मलिक साहब, यकीनन मरीम साहिबा जो है इसी तरह किसी दिन आपको जो है
वो ये खबर मिलेगी कि किसी फलाने सैटरडे को या संडे को जो है वो मियाँ साहब भी पाकिस्तान उतर रहे हैं, और ये बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह ताला। मरियम नवाज साहिबा को इकट्ठे भी आ सकते, एक चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद नहीं, इकट्ठे भी आ सकते, ऐसा नहीं है। मियाँ साहब को जी नहीं ऐसा नहीं है। मरियम साहिबा ही आ रही हैं सैटरडे को, और वो आकर पार्टी को जो उनको ऑर्गेनाइज करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो करेंगी। उनके तूफ़ानी दौरे जो हैं वो 1 फरवरी से जो है वो शुरू हो जाएंगे केपी और पंजाब के अंदर पहले मरहले में, और जैसे ही फिर जो है वो हम मुनासिब समझेंगे कि अब मियाँ साहब जो हैं वो उनको बुलाना जो है वो ज़रूरी है, तो फिर उस वक़्त इंशाल्लाह मियाँ साहब भी पाकिस्तान के अंदर होंगे। और मरियम साहिबा जो है वो कल ये कोई एक शो ऑफ पावर आप नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। ये एक मरियम नवाज साहब एक ऐसी नून लीग के अंदर पर्सनैलिटी हैं कि उनके लिए सिर्फ ये बताना कि उनका ये प्रोग्राम है, उसके बाद हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लोग खुद उनको रिसीव करने के लिए जो है वो आना चाहते हैं। वर्कर्स बहुत अरसे के बाद एक पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो आपने ये जो तूफ़ानी दौरे कहा कि तूफ़ानी दौरे करेंगे, ये तूफ़ानी दौरे पंजाब को फोकस करके किए जाएंगे या केपी भी साथ शामिल करेंगे? जी केपी भी शामिल है। मैंने ये ऐसी गुजारिश की कि केपी और पंजाब पहले मरहले में है, और उसके बाद इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान की बारी भी आएगी। लेकिन अब जाहिर है चूँकि पहले इलेक्शन का मरहला जो है वो पंजाब और केपी के अंदर है, दोनों जो है असम्बलियाँ जो हैं चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी हैं, सो वहाँ पर इस वक्त पार्टी को मोबिलाइज़ करना और वहाँ पर एक्टिविटीज़ शुरू करना जो है वो पहला हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वो आकर इम्प्लीमेंट करेंगी। एक बात जो आपने जो मैंने उसके ऊपर खैर पहले ही कमेंट कर दिया था, वो जो जहर देने वाली बात थी, इमरान खान साहब ने यही जो हरकत है वो वज़ीराबाद वाले साने के ऊपर भी, आपको याद है ना उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि तीनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, और वो फायरिंग से जो है वो इमरान खान साहब बच गए और लोगों की झोलियों के अंदर से जो है वो गोलियां निकली। अब उसके ऊपर, अब मुझे याद है उस दिन मेरा आपके साथ पहला शो था, और मैंने आपसे उस वक्त जब कहा कि ये बात ऐसे नहीं है जैसे ये कह रहे हैं, तो आप भी थोड़े खफा हुए थे, लेकिन वो वक्त ने साबित किया, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उनको गोलियां तो लगी नहीं हैं, उनको कुछ फ्रेगमेंट्स हैं वो लगे हैं, और गोलियों के वो ज़ख्म भी नहीं है। मैं तो खैर क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं गोली की एंट्री और एग्जिट वूंड मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि क्या होती है। और फिर उनकी फोरेंसिक ने भी कहा, GIT जो बनी उनके अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो GIT बनी, उस GIT के लोगों ने जो है वो तफ्तीश, उन्होंने कहा हमें शामिल नहीं किया गया, और बिल्कुल वन साइडेड जो है अपनी मर्जी की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। सो ये उनको आदत पड़ गई है शायद, वो अब वो चूँकि नहीं रहा ना, वो कार्ड नहीं रहा, वो हकीकी आज़ादी कार्ड, हम कोई गुलाम है कार्ड, वो साइफर कार्ड अब नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने हमदर्दी कार्ड निकाला, और हमदर्दी कार्ड उन्होंने जो है वो वज़ीराबाद के एक उससे जो है वो एक शख्स की एक हरकत से जो बहुत गलत हरकत थी, उसका वो जो एक रिवॉल्वर लेके वो निकला था, उसको उन्होंने पूरा एक फिल्म सिटी बना दिया वज़ीराबाद की सड़क को, और तीनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, और वो फायरिंग जो है वो जाके लोगों के पैरों में लगी। मतलब ये भी अजीब फायरिंग है जो जाके पैरों में लग रही थी, और पैरों में जाके लोगों के कपड़ों में से गोलियां निकल रही थी। सो इमरान खान साहब डेस्परेट है इस वक्त, उनके पास बयानिया नहीं है, उनको जो है लोग अब एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ कोई इदारा बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया, मलिक साहब पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा या नहीं, कि सदर अलवी साहब की जो है वो शायद साइड से रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझसे भी मुख्तलिफ जो है एम्बेसडर्स वगैरह आके मिलते हैं, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये इंप्रेशन है कि इमरान खान साहब ट्रस्टवर्दी नहीं है, और इमरान खान साहब के साथ कोई चलना नहीं चाहता। मुल्क के अंदर उनके साथ कोई वो किसी के साथ चलना नहीं चाहते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो बैठना नहीं चाहते, किसी इदारे को वो समझते नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने इमरान के लिए बयान दे दिया, हम क्या करेंगे? पाकिस्तान, आरिफ अलवी साहब की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर ऐसा बयान उन्होंने दे दिया। अच्छा जी, ये मैंने ये भी सुना है, जी मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने फिर कहा कि अगर आपको मुझसे अगर आप कन्विंस नहीं है, चूंकि जो जितनी कोशिशें मैं कर सकता था मैंने कर ली हैं बात करने की, लेकिन ये है कि अगर आप कन्विंस नहीं है, तो मेरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने कुछ 1-2 व्लॉग्स भी देखे, उसके ऊपर जर्नलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा भी देने को तैयार हूँ, अगर जो है वो आपने मेरे से इस्तीफ़ा लेना है तो ले लें। सो ये सब कुछ ठीक नहीं है। इमरान खान साहब की डेस्परेशन जो है वो पीक पे है इस वक्त, और जो उन्होंने अपने हाथ अपनी पार्टी के खुद काटे हैं और वो खुद अपने आप को एक बंद गली में ले गए हैं, उसके यकीनन जिम्मेदार वो खुद है, और उसका जवाब भी उनको खुद देना होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट कर दें। अच्छी खबर है पाकिस्तान की तरफ, तो बड़ा ही वो खौफनाक सी सूरत हाल है कि एक्सचेंज रेट में एक ही दिन 20-25 पे 10% के करीब करेंसी डिवैल्यूशन इन सिंगल डे हो जाए। 98 के धमाकों के वक्त शायद इतना डिवैल्यूशन का इम्पैक्ट आया था जितना आज दोबारा आया।
तो शकील अहमद हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ये उनकी एक प्री कंडीशन थी कि एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाएं, ये जो रोक के हमने रखा हुआ था ना, इससे निकल जाए। तफसील लेते हैं शकील साहब से। शकील साहब बताइएगा क्या तफसील है, कब आ रही है IMF की टीम? देखिए मलिक साहब, आज IMF हुकाम की तरफ से ये समा को बताया गया है कि 31 जनवरी को IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। 9 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। इन 10 रोज के दौरान 9 इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात होंगे जो कि तातुल का शिकार थे। IMF की नुमाइंदा जो है पाकिस्तान में, उन्होंने तस्दीक की है इस बात की, और उन्होंने आउटलाइन भी बता दी हैं कि पायदार और आला मयार के इक़दाम, मालियाती पोजीशन को मजबूत करना और सैलाब मुतासरीन की मदद जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पावर सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया है कि चीजें दुरुस्त करना होंगी, कर्जे में मुसलसल इजाफा रोकना होगा। फॉरेक्स मार्केट का जिक्र किया गया है, एक्सचेंज रेट का, जो कि मुज़ाकरात में ये चीजें डिस्कस होंगी। ज़र मुबादला की किल्लत दूर करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की IMF बात कर रहा है, जिसका हुकूमत ने कुछ इकदाम कर भी लिए हैं। और मजबूत पॉलिसी इकदाम और इस्लाहात को जरूरी करार दिया गया है, और वर्ड यूज किया गया है करंट एंड एलिवेटेड अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान में है उसको कम करने के लिए जरूरी है कि इन पॉलिसी इकदाम को, इस्लाहात को नाफिज किया जाए पाकिस्तान में, ताकि दीगर जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे भी पाकिस्तान को मदद मिल सके। तो ये अहम डेवलपमेंट है। 10 दिन ये वफ्द पाकिस्तान में क़याम करेगा और फिर पाकिस्तान में वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से मुलाकातें होंगी बाकी इदारों से, और उम्मीद यह है कि $1.1 अरब की अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी इन मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में। तो ये जो अराइवल है शकील साहब, ये इसका 31 जनवरी से लेकर फिर 8 फरवरी तक शायद, या 9 फरवरी तक, क्या इसका दुरानिया क्या है, इसका डेट्स क्या है? 9 फरवरी उन्होंने मेंशन किया है। 9 फरवरी, 10 दिन पाकिस्तान में 31 से लेकर 9 फरवरी तक। तो इसका तवक्को रखनी चाहिए कि मिडल ऑफ फरवरी तक अगर टॉक्स अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ टैक्सेशन मेजर्स और बिजली और गैस की कीमतों के ऊपर भी गवर्नमेंट को भी रद्दोबदल करना है, तो मिडल ऑफ फरवरी तक फिर बोर्ड की तवक्को रखी जा सकती है। जी, बोर्ड की मीटिंग होगी, उससे पहले पाकिस्तान को ज़ाहिर है जरूरी इकदाम करने हैं। मिनी बजट पर ऑलरेडी काम हो रहा है। आपने जैसे जिक्र किया, बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, गैस की कीमतें भी, और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट तो आपको पता है आज हुकूमत ने इस पे अमल शुरू कर दिया है, और एक ही दिन में तकरीबन 25 रुपए जो है वो डॉलर महंगा हुआ है, और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है। और इसके अलावा जो टैक्स मैयस लेने हैं, क्योंकि 225 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो टैक्स में हुआ है दिसंबर में, एक तो IMF ये कह रहा है कि उसको शॉर्टफॉल को पूरा करें, और दूसरा जो 7,470 अरब का एनुअल टैक्स टारगेट है वो चाह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हुकूमत टैक्स जमा करे, ताकि जो इंटरनल फिस्कल पोजीशन कमजोर हुई है हुकूमत की, और जो एक्सटर्नल पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाया जा सके। तो ये काफी टफ मुज़ाकरात होंगे, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब साकदार उनकी टीम जो है वो उम्मीद ये है कि IMF को मुतमिन करने में कामयाब होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को अगली किस्त मिलेगी। शकील साहब बहुत शुक्रिया। शर्मिला बीबी आपके पास आ रहा हूँ। इंतखाबी मैदान में आपने भी उतरना है, क्योंकि कौमी असम्बली के भी वो तमाम हल्के जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर हुए, 60 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। तो ये मुश्किल और नापसंदीदा अमल था जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हल नहीं था। अगर ये कहे कि डार ने बड़ा गलत कर दिया, तो गलत नहीं किया, बल्कि लेट किया, ये जल्दी कर देना चाहिए था। इन इकदाम के साथ आपको मैदान में उतरना है। रुपया भी नीचे गया है, अब कीमतें भी ऊपर जानी है, बिजली, गैस और पेट्रोल की भी। देखिए नदीम साहब, मामलात और हालात तो बहुत चैलेंजिंग हैं, आपके सामने हैं और लोगों के भी सामने हैं। ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान के 3-3.5 साल जो हैं उसमें कोई दूध की नहरें बह रही थी, या जो वादे उन्होंने किए थे आवाम से कि जी 90 दिन में करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लाखों घर बन जाएंगे, करोड़ों नौकरियाँ आएंगी, कुछ भी नहीं हुआ। जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन इमरान खान साहब के दौर के अंदर शुरू हुआ वो अपने पाए तकमील को अब पहुँच रहा है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ना उनकी कोई पॉलिसी थी, ना इंटरनल पॉलिसी थी, ना कोई फॉरेन पॉलिसी थी, ना कोई माशी पॉलिसी थी। और ये इस बात का तो एतराफ़ उन्होंने ख़ुद अपने सीट से उतरने के बाद 1-2 इंटरव्यूज़ में कहा कि जी हमें तो पहली दफ़ा हुकूमत मिली तो हमें तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, हम तो सीख रहे थे। तो पाकिस्तान कोई एक्सपेरिमेंटल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पर आके आप तजुर्बे करें। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री जिसमें जो शरह गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ आके अगर आप तजुर्बे करेंगे और लोगों को मज़ीद गुर्बत की अंधेरों में धकेलेंगे तो फिर यही होगा। उन हालात से निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत आ जाती है। अगर इमरान खान रहते तो शायद उनका मुल्क का तो दिवालिया हो चुका होता। इस वक्त तो मामलात को संभालने, और फिर उसके ऊपर ये देखें कि जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से मज़ीद गुर्बत की शरह में इजाफ़ा होगा, मज़ीद लोग बेरोज़गार होंगे, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, फूड इनसिक्योरिटी आ गई है,
इन लोगों की बहाली करनी है, अरबों रुपए ज़रूरत है इन लोगों की बहाली करने के लिए, इनके घर बनाने के लिए। स्कूल्स तबाह हो गए, बच्चे जो हैं वो अब मेक शिफ्ट स्कूल्स के अंदर, टेंट स्कूल्स के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर एवरीबडी। और मैं समझती हूँ इन मामलात के अंदर, ऐसे हालात के अंदर भी इमरान खान अपनी अना की सियासत कर रहे थे कि जी असेंबलियाँ डिसॉल्व करना। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। शर्मिला आपका भी और अज़मा बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। IMF की टीम की वापसी एक अच्छी खबर है। तो रुपए के ऊपर जितना हमें दबाव आज नज़र आया, अगर IMF के साथ टॉक्स सक्सेसफुली आगे बढ़ती हैं और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी कर्ज़ों का जो अमल रुका हुआ है वो आगे चलता है, उम्मीद है रुपए के ऊपर दबाव भी हटेगा और मुस्तहकम होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।